आज हम डिस्कस करेंगे मोलेक्युलर कैरियर्स के बारे में जिनको वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम वेक्टर्स की दो टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक को कहा जाता है प्लाज्मिड्स और दूसरी को कहा जाता है बैक्टीरियोफेजिस। तो अगर मोलेक्युलर कैरियर्स या वेक्टर्स की बात की जाए तो ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन डीएनए को कैरी करने के लिए, और फिर इस डीएनए मॉलिक्यूल को यानी इस वेक्टर को जो है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में जो है वो हम देख रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक, यानी मोलेक्युलर बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स बनाने में, मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन्स बनाने में। तो इस टेक्नोलॉजी में इन मोलेक्युलर कैरियर्स या वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है। तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल सेल से लिया गया है, यानी इस यहाँ पे जो हम टेक्निक देख रहे हैं उसमें जो वेक्टर यूज़ हुआ है वो बैक्टीरियल बॉडी से यूज़ हुआ है। तो बेसिकली इस टेक्निक में क्या होता है इसको भी हम मुख्तलिफ स्टेप्स की मदद से समझ लेते हैं, और फिर साथ ही साथ हमें ये भी समझने में आसानी होगी कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड या मुख्तलिफ वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, यानी हमें कोई ऐसी जीन चाहिए जिसका जो वो प्रोडक्ट है तो उसको हम एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ह्यूमन सेल लिया हुआ है, यानी जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है जिससे कि फॉरेन जीन लेनी है तो वो ह्यूमन सेल है। तो ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद होता है क्रोमोसोम, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो हम जानते हैं कि डीएनए के ऊपर ख़ास किस्म के कोड्स, ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसका जो एक खास सेगमेंट होता है यानी उस पे बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो डीएनए के एक सेगमेंट को जो है वो कहा जाता है जीन। तो यहाँ पे हमने कौन सी जीन ली है? इंसुलिन की जीन। तो आमतौर पे जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है उनके जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन होता है, यानी एक खास किस्म की प्रोटीन है जिसे हम हार्मोन कह रहे हैं, और उसका काम क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको एक खास हद तक मेंटेन रखना, और अगर वो मेंटेन ना हो तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो जो इंसुलिन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने वाली जो जीन होती है वो क्या है? इंसुलिन जीन। अब हमें ये इंसुलिन जीन चाहिए, यानी इससे जो है हमने इंसुलिन हार्मोन बनाना है जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स को लगाया जा सके, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स में इंसुलिन या तो बहुत कम बनती है या वो बनती ही नहीं, इसलिए हमें ये यहाँ पे इंसुलिन जीन चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल लेंगे। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में अपना जो क्रोमोसोम होता है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है, और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड को जो है वो ख़ास किस्म के एंजाइम से ट्रीट करना है, यानी ख़ास किस्म के एंजाइम्स क्या करेंगे? इसको यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिखाए हुए हैं यहाँ से कट करेगा। यहाँ से कट करके अब ये जो इंसुलिन की जीन है तो इसको जो है वो इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी यहाँ पे जो है वो इसको अटैच किया जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो प्लाज्मिड बना है इसको कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि प्लाज्मिड तो डीएनए मॉलिक्यूल है इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कॉम्बिनेशन से बना हो। यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस प्लाज्मिड का अपना डीएनए है, और ये वाला जो है वो फॉरेन डीएनए का सेगमेंट है। यानी फॉरेन डीएनए का सेगमेंट हम इसे क्यों कह रहे हैं कि डीएनए के सेगमेंट को हम जीन भी कहते हैं या हम डीएनए का सेगमेंट भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा से जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। और इसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये मकसद ये है कि अब यहाँ पे इस जीन की क्लोनिंग हो सके। क्लोनिंग कहते हैं कॉपीज का बनना,
यानी अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक जीन से जो प्रोटीन बनेगी तो वो इनफ होगी इस मेडिसिन को बनाने के लिए, यानी इंसुलिन हार्मोन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए। तो इसके लिए हमें जो है वो इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, ताकि इस जीन से जो है जब वो प्रोटीन बने तो वो इतनी हो कि उसको हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड किया गया है, अब इस बैक्टीरिया को ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया कहा जाएगा। ट्रांसजीनिक क्यों? क्योंकि इसमें अपनी जीन्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ फॉरेन जीन भी मौजूद है। अब इस ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया को हमने क्या करवाना है, रेप्लिकेट करवाना है या इसकी क्लोनिंग करनी है, यानी इसकी ज़्यादा सारी कॉपीज़ बनानी है। तो इसके लिए इसको कल्चर में रखा जाएगा, यानी इसको ऐसे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे जिसमें कि ये ग्रो कर सके और ये अपने जैसी कॉपीज़ बना सके, यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सके। तो अब जितनी दफ़ा जो है वो बैक्टीरिया की कॉपीज़ बनेंगी, उतनी ही दफ़ा क्या होगा, उतनी ही दफ़ा ये जीन जो इंसुलिन की जीन है उतनी ही कॉपीज़ बनेंगी। उसके बाद जो है वो हम जानते हैं कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है तो उससे बनता है आरएनए और आरएनए से बनती हैं प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अब इस प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, यानी जो इंसुलिन है और हार्मोन हमें हासिल हुआ है उसको अलग किया जाएगा और अब ये जो है इसको एज ए मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखा कि किस तरह से वेक्टर्स जो हैं वो कैरी करने का काम करते हैं। किस चीज़ को कैरी करने का काम करते हैं? फॉरेन डीएनए को कैरी करने का काम करते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। किसमें? होस्ट सेल में। यानी यहाँ पे जो है ये होस्ट सेल है। होस्ट सेल का क्या मतलब है कि ये जीन तो हमने ह्यूमन से ली थी, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसी और सेल में, किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल में किया। तो यहाँ पे वो कौन सा सेल था? बैक्टीरियल सेल। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो पूरे का पूरा एक ही सेल से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे होस्ट सेल में इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि इसकी कॉपीज बन सके। तो इस तरह से वेक्टर क्या काम करता है? कैरियर का काम करता है, इसीलिए इसको मोलेक्युलर कैरियर्स भी कहा जाता है। तो वेक्टर्स की सिलेक्शन में या मोलेकुलर कैरियर्स की सिलेक्शन में जो है वो कुछ ख़ास फीचर्स होने चाहिए, यानी कुछ ख़ास बातें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम वेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स को के फीचर्स को देखने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। तो इस डायग्राम में हम जो वेक्टर देख रहे हैं वो कौन सा है? वो प्लाज्मिड वेक्टर है। तो कोई से भी वेक्टर हो उसमें कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? उनमें होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे ORI के नाम से शो की हुई है, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस या क्लोनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो इसलिए जो है वो वेक्टर्स के ऊपर जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा वेक्टर्स के लिए या मोलेकुलर कैरियर्स के लिए जो हमने डीएनए मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है उसका साइज छोटा होना चाहिए। जो छोटे साइज वाला डीएनए मॉलिक्यूल होगा जिसे हम वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो उसको हैंडल करना, उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना इजी होता है। इसके अलावा जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम क्लोनिंग का भी जिक्र कर लें कि इनको क्लोनिंग वेक्टर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इन वेक्टर्स को क्लोनिंग के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। क्लोनिंग का मतलब कॉपीज बनाना, क्योंकि हमने जो फॉरेन जीन जहाँ पे इंसर्ट करनी है तो उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है और उससे प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए इसको हम क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर का एक और फीचर देखा जाए तो उसमें क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये वाली रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है ये वो साइट होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके इस पॉइंट को कट करते हैं, ताकि यहाँ से ये वाला अपना जो क्लोनिंग वेक्टर का जो मॉलिक्यूल है या पार्ट है वो हटाया जा सके और फॉरेन जीन, जैसे यहाँ पे ये फॉरेन जीन है, उसको इंसर्ट किया जा सके, उसको यहाँ पे एंटर किया जा सके। तो एक और फीचर क्या होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में कि इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का होना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होती है तो वो भी उतनी ही दफ़ा कॉपी होती है जितनी दफ़ा जो है वो क्लोनिंग वेक्टर कॉपी होता है। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि इसको एज ए मार्कर इस्तेमाल करते हैं। तो मोलेकुलर बायोलॉजी में मार्कर किसे कहा जाता है? जिसको हम डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो इसके लिए हम दोबारा से अगर इस तस्वीर की मदद लें, इस डायग्राम की मदद लें, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं जिनकी जो है वो कल्चर में ग्रोथ हो रही है, तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं तो ये मदद देंगी उन सेल्स की डिटेक्शन में जिनमें के फॉरेन जीन इंसर्ट हुई है, यानी जिसमें के फॉरेन जीन जिन जिन सेल्स में मौजूद होगी तो उस चीज़ की डिटेक्शन होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मदद से। तो क्योंकि हमें तो वही वाले सेल्स चाहिए जिनमें फॉरेन जीन है और उसी से हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए वेक्टर्स के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का होना ज़रूरी होता है। तो अब हम मोलेक्युलर कैरियर्स या वेक्टर्स में से दो तरह के वेक्टर्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हैं प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस। तो इनको डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम वेक्टर्स की मेन टाइप्स को देख लेते हैं कि वेक्टर्स की मेन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि कॉमनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या मोलेकुलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। तो वो कौन कौन से वेक्टर्स हैं, वो हैं प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो अब हम प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस को जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी इसी डायग्राम को देखा था, तो प्लाज्मिड्स क्या हैं? प्लाज्मिड्स वो वेक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया से हमने लिए हैं, और ये होते क्या हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि बैक्टीरियल बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होती हैं। और अगर कुछ कॉमन प्लाज्मिड की एग्जांपल्स को देखें, यानी कौन कौन से जो प्लाज्मिड्स हैं तो उनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उनमें शामिल हैं PBr322, PUC18 और F प्लाज्मिड। यानी ये मुख्तलिफ टाइप के प्लाज्मिड्स हैं जिनको वेक्टर्स के तौर पे कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो दूसरी टाइप की बात की जाए तो वो है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ये जो वर्ड है ये दो से मिलके बना है। यहाँ पे एक है बैक्टीरियो, तो बैक्टीरियो जो है वो बैक्टीरिया से लिया है, और फेज यानी फेज क्या है? वायरस की एक टाइप है। तो इसका क्या मतलब है? यानी ये बैक्टीरियोफेज कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? असल में ये वायरस होते हैं जो कि अटैक करते हैं बैक्टीरियल सेल पे, इसीलिए इनको, ये होते तो फेजेस हैं लेकिन इनको बैक्टीरियोफेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हैं वो बैक्टीरियल सेल पे अटैक करते हैं और उनमें मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, यानी उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, यानी अपना जो लाइफ साइकिल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो इस तस्वीर में हम फेज देख रहे हैं, और कौन सा फेज है? यहाँ पे फेज की एक टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा फेज कहते हैं। तो वैसे तो ये बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, यानी ये बैक्टीरियल सेल्स में मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह बनता है या उनको किल करने की वजह बनता है। लेकिन बैक्टीरियोफेजेस को जो है वो वेक्टर्स के तौर पे या मोलेकुलर कैरियर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और प्लाज्मिड्स के मुकाबले में ये जो बैक्टीरियोफेज हैं तो जब इनको वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी ज़्यादा सक्सेसफुल वेक्टर्स होते हैं। तो इनकी अगर एग्जांपल्स को देखा जाए तो इनकी एग्जांपल्स हैं फेज लैम्डा, यानी जैसे यहाँ पे हम लैम्डा फेज देख रहे हैं इसको, यानी फेज लैम्डा या लैम्डा फेज, और M13 फेज। तो ये दो तरह के फेजेस हैं जो कॉमनली वेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें ये लैम्डा फेज की बॉडी को, यानी ये जो वायरस है इसकी बॉडी सिंपल सी होती है। इसमें जो है वो ये हेड होता है जिसके अंदर जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड होता है, छोटा सा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो इस हेड रीजन में होता है। उसके बाद कॉलर रीजन आप देख रहे हैं, और उसके बाद टेल है। तो कॉलर रीजन जो है वो टेल और हेड को आपस में जोड़ने वाला रीजन होता है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे आपको ये कांटों कांटों की तरह के नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या हैं? बेस प्लेट्स हैं, यानी ये वो जगह हैं जहाँ पे ये क्या करता है कि बैक्टीरिया की बॉडी के साथ अटैच करता है, और फिर क्या करता है कि इसके अंदर जो डीएनए होता है वो दाखिल हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन की वजह बनता है। लेकिन आमतौर पे इसको जो है वो हम वेक्टर्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, यानी जो फीचर्स जो हैं वो हमें वेक्टर्स में चाहिए होते हैं वो इसके डीएनए में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको वेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि मोलेकुलर कैरियर्स यानी वेक्टर्स क्या होते हैं, और इसमें हमने कौन सी टाइप्स देखी? प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस की। तो बाकी की जो टाइप्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।